आज हम टेक्सटाइल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1, what is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 raised to minus 7 coulomb, charges of 2 into 10 raised to minus 7 coulomb, and q2 is 3 into 10 raised to minus 7 coulomb. So these two are the charges. Separation is 30 centimeter, means 0.3 meter, placed in air. So force acting between two charges is given by 1 upon 4 pi epsilon 0 मतलब k q1 q2 by r square. ओके, इसकी वैल्यू 1 upon 4 pi epsilon 0 की वैल्यू आप डायरेक्टली ले सकते हो 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9. q1 q2 आपको दिया है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो आप पहले खुद ट्राई कर लो, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है सिर्फ वही आप सॉल्यूशन उसका ही देखो, ठीक है ना। बाकी फालतू क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो। तो 9 into 6 minus 14 and 9 minus 5 divide by 9 into 10 raised to minus 2. So 9 will cancel. आंसर क्या आएगा 6 into 10 raised to minus 3 न्यूटन। ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव है, तो एज लाइक चार्जेस आर देयर दिस फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। इजी, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1.2, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 1.2, small sphere of charge, q1 is 0.4 microcoulomb and q2 is minus 0.8 microcoulomb. Okay, in air, then force is given 0.2 newton. So force on the electrostatic force on small sphere of charge 0.4 microcoulomb, और इसके कारण q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन है। What is the distance between the two spheres? Now we know that from Coulomb's law, Coulombian force is given by this formula. हमें r फाइंड करना है, तो r स्क्वायर क्या होगा 1 upon 4 pi epsilon 0, ये r स्क्वायर है, दोनों साइड रूट लेंगे तो r मिल जाएगा। इसकी जगह क्या लिखेंगे 9 into 10 to the power 9, q1 q2 0.4। देखिए हम मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसलिए चार्ज का सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, साइन के साथ नहीं लिखेंगे, ये याद रखना आप लोग। 8 into 10 raised to 0.4 into 10 raised to minus 6 and 0.8 into 10 raised to minus 6, you can see। and फोर्स कितना लग रहा है? ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स है 0.2 न्यूटन। क्लियर? सो इफ यू फाइंड आउट दिस, ये हो जाएगा 0.4, क्लियर? सॉरी, ये हो जाएगा 4, 8/2, क्या होगा आंसर? बोलो, स्क्वायर रूट निकल सकता है सबका? ये नहीं निकल सकता है। देखिए 10 raised to 9 minus 6 minus 6 minus 12, 9 minus 12 minus 3। तो जब भी आपको 10 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसका जो पावर है वो इवन होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो -4 कर दिया और यहाँ 4 कर दिया, तो क्या होगा 4 and 3 12, 12 into 10 raised to minus 2 मीटर। क्लियर? मतलब 12 सेंटीमीटर। दिस इज द फोर्स, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। उसमें ही दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट? व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट? तो in case of Coulombian force, force on 1 due to 2 and force on 2 due to 1, it follows Newton's third law. So this force is again 0.2 Newton, same attractive। क्लियर? क्योंकि अनलाइक चार्ज है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। लेकिन ये साइन के साथ नहीं रखना है, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज किया है, इसलिए चार्ज को साइन के साथ नहीं रखेंगे।
ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.3 देखिए क्या दिया है 1.3 में। चेक द डायमेंशन ऑफ k स्क्वायर, चेक द डायमेंशन ऑफ k स्क्वायर डिवाइड बाय g me mp. okay, it is dimensionless. naturally it should be dimensionless because ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन is k q1 q2 by r square and gravitational force is g me mp divided by r square. This is gravitational force. Now if you take ratio of this fe by fg, as it is a ratio of two forces, definitely it is a dimensionless. Clear? It is dimensionless because it is a ratio of two forces. यहाँ पे जो k का यूनिट है आपको पता होना चाहिए, k का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ k, ऐसा यूनिट ऑफ k क्या था, न्यूटन, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का k है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ k क्या होगा, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मास और ये एक्सेलरेशन, मीटर स्क्वायर L2 कूलम एम्पियर सेकंड, और उसका भी क्या, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m1 L3 t माइनस 4 क्लियर, एंड a माइनस 2। दिस इज डायमेंशन ऑफ k, राइट। अब हमें E का डायमेंशन लिखना है। E मतलब चार्ज, और चार्ज का स्क्वायर मतलब कूलम का स्क्वायर। तो A2 and T2, कूलम इज A1 T1, कूलम इज एम्पियर सेकंड। क्लियर और नॉट? ये पढ़ा था ना हमने। कूलम मतलब क्या, 10th में भी आपने पढ़ा था, 11th में फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था। Q इक्वल टू IT, कूलम इज एम्पियर सेकंड। तो कूलम E स्क्वायर है, इसलिए A2 T2 आया। क्लियर? G का यूनिट क्या था, याद है, यूनिट ऑफ G, ऐसा यूनिट ऑफ G, ऐसा यूनिट ऑफ G क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। यूनिट कैसे याद रखोगे, फॉर्मूला से, G m1 m2 by r स्क्वायर। क्लियर? तो ये न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, और kg इंटू kg नीचे आ जाएगा, kg स्क्वायर। तो G का डायमेंशन क्या होगा, m1 L1 t माइनस 2 L2, नीचे m2 होगा, तो m माइनस 1 L3 t माइनस 2। ओके, दिस इज डायमेंशन ऑफ G। मास ऑफ Me एंड मास ऑफ MP, इन दोनों का डायमेंशन m1 होगा, क्योंकि दोनों मास है, मास किसी का भी हो, यूनिट तो किलोग्राम ही होता है। तो इस तरह से सभी के डायमेंशन लिख दिए। अब ये सभी के डायमेंशन अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको डायमेंशन ऑफ k स्क्वायर अपॉन G me mp मिल जाएगा। क्या है k का डायमेंशन बताइए, k का डायमेंशन है m1 L3 t माइनस 4 a माइनस 2, ई स्क्वायर का क्या है A2 T2, और G का क्या है, G का है m माइनस 1 L3 t माइनस 2, ये दोनों मास मतलब क्या हो जाएगा, m2। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये सभी m की पावर देखिए, माइनस 1 and 2 1 हो जाएगा कट, L3 कट, ये t माइनस 2 बचेगा कट, ये भी कट हो जाएगा, क्या बचेगा, m0 L0 T0। सो इट इज डायमेंशनलेस। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है। तो नेचुरली इट गिव्स द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एंड ये हमें बताता है कि दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, नथिंग एल्स। नाउ हियर explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. Electric charge of a body is quantized. देखिए
This is question number 4. Electric charge of a body is quantized. 1.4. नेचुरली जब भी आप किसी बॉडी का चार्जिंग करोगे, ओके, तो बाय फ्रिक्शन, सपोज लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे. अब इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे? आइदर 1, 2, 3 और 4. मीन्स इंटीजर नंबर में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे. तो हमेशा याद रखना, ये जो चार्ज है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो हमेशा कैसा होगा? क्वांटाइज्ड होगा. क्लियर और नॉट? ये हमेशा क्वांटाइज्ड होगा. दूसरा क्या लिखा है? सेकंड क्वेश्चन, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक, दैट इज लार्ज स्केल. ये भी हमने थियोरी वीडियो में देखा था. तो क्या देखा था थियोरी वीडियो में? कि लार्ज स्केल पे हम इस चार्ज को क्या कर सकते हैं? क्वांटाइजेशन अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो चलेगा. क्लियर और नॉट? क्योंकि यहां पे एट मैक्रोस्कोपिक लेवल वन डील विथ चार्ज दैट आर एनॉर्मस कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज E. फॉर एग्जाम्पल, if you take 1 microcoulomb charge, how many electrons are present in 1 microcoulomb charge? Anybody? तो कितने इलेक्ट्रॉन है 1 माइक्रोकूलम चार्ज में? ये फाइंड करने के लिए आपको ये Q इक्वल टू N लेना पड़ेगा. गिवन चार्ज 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम. इट इज नॉट अ स्मॉल चार्ज, इट इज अ बिग चार्ज. 1 माइक्रोकूलम. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 1 microcoulomb charge is given by this formula. Okay, तो नंबर फाइंड करना है. 1/1.6 याद रखना, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 13. 10 टू द पावर 13. क्लियर और नॉट? तो यहां पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन है 1 माइक्रोकूलम में. क्लियर और नॉट? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है 1 माइक्रोकूलम चार्ज में. इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, सो द फैक्ट दैट चार्ज कैन इंक्रीज और डिक्रीज ओनली इन यूनिट्स ऑफ E. ओके, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल graininess of electric charge or quantization of electric charge is of no practical consequence. It can be ignored and electric charge can be considered as continuous. मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम चार्ज को क्या ले सकते हैं? कंटिन्यूअस ले सकते हैं. ओके, इतने सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आधे करने जाओगे, कहाँ गिनोगे आप? तो उसको कंटिन्यूअस कंसीडर कर सकते हो. ठीक है ना? सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, इफ यू वांट टू राइट तो मैं थोड़ा डिक्टेट करवा सकता हूँ आपको. अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए. ओके, राइट डाउन. मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ. क्लियर? तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड. दिस मीन्स द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज. देखिए, लिखिए आप, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड. लिखिए, फटाफट लिखिए. इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड. ओके, दिस मीन्स द चार्ज ट्रांसफर from one body to another body, the charge transfer from one body to another body is always in integral multiple of fundamental electric charge. It can never be in fraction. It can never be in fractional multiple, that is 1.2 1. ऐसा कभी नहीं होगा. Thus a body possesses electric charge in integral multiple of E. Okay. Second, in macroscopic or large scale charge, charges used are huge as compared to fundamental electric charge. Charges used are huge as compared to fundamental electric charge. Hence, quantization of electric charge is of no use in macroscopic scale. Thus, it is ignored and such huge charges are considered continuous. Such huge charges are considered continuous. Next question.
अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1.5. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomena is observed with many pairs of body. Explain how this observation is consistent with law of conservation of charge. When you rub glass rod with silk cloth, in initial state total charge is 0, क्योंकि ये भी चार्जलेस है, ये भी चार्जलेस है. लेकिन जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे, क्या होगा? ग्लास रॉड विल लूज इलेक्ट्रॉन. सपोज इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका चार्ज क्या होगा? -5. इसका चार्ज क्या होगा? +5. इन जनरल हम ऐसा बोल सकते हैं, इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए इसका चार्ज क्या हो जाएगा? +5. पता चल रहा है ना? सपोज इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, फिर से बता रहा हूँ, 100 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन है. प्रोटॉन का चार्ज +E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E, तो टोटल चार्ज क्या हुआ? 0. ये नंबर सिर्फ जस्ट टू इलस्ट्रेट, डू नॉट टेक इट सीरियसली. ओके, इसमें सपोज 50 इलेक्ट्रॉन है एंड 50 प्रोटॉन है, अगेन टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? बोलिए 0. आपने रब किया, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? फाइनली इलेक्ट्रॉन हो गए 55. क्लियर? एंड प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन कैन नेवर बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो ये क्या हो गया? -5. क्लियर? और यहां से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, प्रोटॉन कितने? 100 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बताओ बच्चों, 95. तो 95 इंटू -E, तो क्या हो गया? +5. मतलब आफ्टर रबिंग, आफ्टर फ्रिक्शन, इसके ऊपर चार्ज -Q होगा, सॉरी +Q होगा, और ये -Q होगा. तो फाइनल स्टेट, इन फाइनल स्टेट और फाइनली टोटल चार्ज तो 0 होने वाला है. टोटल चार्ज जो है वो क्या होगा? +Q एंड -Q. क्या होगा बच्चों? 0 होगा. इज दैट क्लियर? इनिशियल चार्ज, इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में चार्ज 0 ही रहा, मतलब चार्ज क्या हो गया? बोलिए, कंजर्व हो गया. सो व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, charges appear on both, but these charges are equal in magnitude, opposite in nature. These charges are equal in magnitude, opposite in nature. Clear or not? So that algebraic sum of charges produced on both is 0. The net charge on the two bodies was 0 even before rubbing them. Clear? Thus we find that charges can be created only in equal and unlike pairs. So this is consistent with the law of conservation of charge. This is consistent with law of conservation of charge. So it's a quite simple question. Clear? Question number 1.5. Question number 1.5. देखिए, यहां तक के क्वेश्चन आंसर बहुत आसान थे. क्वेश्चन नंबर 1.5. What is given? QA, QB, QC and QD, A, B, C, D. This is a square. A, B, C, D. कितना चार्ज है A पे? 2 माइक्रोकूलम. लिख दो, यहाँ पे Q1 है 2 माइक्रोकूलम. B पे कितना चार्ज है? -5 माइक्रोकूलम. इट इज QA. QB, B पे -5 माइक्रोकूलम QB. C पे 2 माइक्रोकूलम QC, 2 माइक्रोकूलम. एंड यहाँ पे कितना है? -5 माइक्रोकूलम. QD is given -5 माइक्रोकूलम.